हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस का 8वां दिन है, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं या उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या और या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको ये फ़ायदा हो और आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, पहला नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है। ठीक है, भारत में गरीबी कम करने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है। देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन, ये आप अगर डायरेक्ट नहीं भी जानते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं भी जानते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला क्या है, मेक इन इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया ये है स्वदेशी सामान के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है सरकार के द्वारा। डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया जो है भारत को डिजिटल बनाने के लिए ये अभियान चलाया गया है, तो ये भी गलत है। और तीसरा क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वो खेती के बारे में, जब गेहूं और चावल के उपज को बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में इसको चलाया गया था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं कि क्या है, NRLM। NRLM क्या है, ये एक कार्यक्रम है जिससे कि भारत को गरीबी कम करने के लिए चलाया गया है, सरकारी कार्यक्रम है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 1914 में की थी, किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25 सितंबर 1924 को ये मेक इन इंडिया की जो शुरुआत है किसके द्वारा और कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और 25 सितंबर 2024 को किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करके नवाचार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। यानी कि भारत एक केंद्र बनना चाहिए पूरे, मतलब जो भी चीज़ बनता है कंपनियों में, तो उसका एक केंद्र बनना चाहिए और वैश्विक स्तर पर भारत, तो इससे इसीलिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, NRLM जो कि जिसको क्या बोलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना भी बोला जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि DAYNRLM इसका शॉर्ट फॉर्म है, दीनदयाल अंत्योदय। देखिए, DAY, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय का क्या हो जाएगा, नेशनल, ग्रामीण यानी कि रूरल, आजीविका तो लिविंग हो जाएगा यहाँ पे L से, और मिशन से M हो जाएगा मिशन। ठीक है, कब शुरुआत की गई थी, 2011 में शुरुआत की गई थी। और इसमें देखिए क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, स्वयं सहायता समूह का शॉर्ट फॉर्म है, जैसी समुदाय आधारित संस्थाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, देखिए यहाँ पे ग्रामीण गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। यानी कि ये ग्रामीण में जो गरीब परिवार हैं और जो खास करके कौन, महिलाएं जो हैं, उनको सशक्त बनाना है। ठीक है, गरीबी हटाना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य था, जो कि 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत देखिए यहाँ पे कब की गई थी, ये 1 जुलाई 2015 को की गई थी। ठीक है, देखिए इसका काम क्या था, इसका मकसद क्या था, इस अभियान को चलाने का क्या मकसद था कि देखिए, ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है।
इस अभियान में क्या क्या किया जा रहा है, तो ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। देखिए शहरी इलाका जो है उसमें इंटरनेट तो पहले से उपलब्ध है ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों को भी हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। दूसरा क्या है, डिजिटल साक्षरता में सुधार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिजिटल साक्षरता में भी सुधार किया जा रहा है। लोगों को ये सोशल वेबसाइट के बारे में या फिर जो भी चीज़ है जो हम लोग इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, क्या है तीसरा, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। और क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी सुधार किया जा रहा है कि सही से इंटरनेट चले। और क्या, ई शासन सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। और लास्ट क्या है, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो डिजिटल इंडिया है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 जुलाई 2015 को की गई थी। और एक ऑप्शन में ये हो सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसका क्या मकसद नहीं था। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मकसद दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है पॉइंट। तो इसमें से 3 ऑप्शन में दिया रहेगा और चौथा कोई दूसरा चीज़ रहेगा, कोई लाइन जोड़ दिया जाएगा चौथा ऑप्शन में। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप बता सकते हैं, अगर ये 6 याद है, आपको पता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसका नहीं होगा, यानी कि कौन सा आंसर उसका सही होगा। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति के बारे में पूछा गया था। देखिए हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में शुरू हुई थी भारत में। अगर भारत के बारे में बात करें तो सबसे भारत में क्या हुआ था, 1960 के दशक में शुरू हुई थी। ये क्या था, एक महत्वपूर्ण कृषि क्रांति थी। ये क्या थी, एक महत्वपूर्ण कृषि क्रांति थी जिसका उद्देश्य क्या था, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना था या खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था, जिसमें उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी शामिल था, जिससे खाद्यान्न में वृद्धि हुई, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1960 के दशक में। ये जो क्रांति थी वो किससे संबंधित है, तो कृषि क्रांति थी और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, भारत में तो 1960 में हुआ था, लेकिन विश्व में क्या था, इससे बहुत पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसके जो जनक थे वो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये नाम याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में कौन है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अब देखिए ये जो कृषि मतलब हरित क्रांति जो चलाया गया था उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि यहाँ पे था, उसको वृद्धि करना उसका उद्देश्य भी था। किसमें खासकर गेहूं और चावल, अब इसका पहले हमने बताया था किसमें, गेहूं और चावल में खास करके वृद्धि हुआ। ठीक है, और भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता कौन कौन से राज्य, खास करके पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई या फिर हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई, ये इससे किस किस राज्य को किस राज्य में सबसे ज़्यादा ये फर्क पता चला। तो किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ, तो किस किस राज्य में, पंजाब और हरियाणा में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किस किस फसल में वृद्धि हुई, तो गेहूं और चावल में। ठीक है, ये पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिला। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिला। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ने बहुत चीज़ पढ़ लिया है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1848। ठीक है, अब देखिए ज्योतिबा फुले के बारे में हम जानते हैं वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था। देखिए ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता, देखिए ज्योतिबा फुले जो थे वो एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले का
के वाइफ का नाम यानी कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्री बाई फुले। ठीक है, ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, इन्हें ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और दलितों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए थे। किसके लिए? सामाजिक समानता, समाज में सबको समान अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण के लिए और दलितों के उत्थान के लिए। ये तीनों पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, जिनमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या क्या था? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज मतलब सभी को आ, एक समान देखना, सभी को एक नज़र से देखना। ठीक है, और जातिभाव, जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना शामिल है। जो जो हमने अंडरलाइन किया है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। और कब किया था? तो 1873 में किया था। उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि समाज में सब समान तरीके से रहे और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना था। सत्यशोधक समाज का यही उद्देश्य था। अब देखिए, उन्होंने और भी कुछ किया था कि विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। कि विधवा उस टाइम क्या था? विधवा पुनर्विवाह नहीं था। ठीक है, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। तो उसकी भी वकालत इन्होंने की थी। क्या था? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए और विधवाओं के लिए सम्मान और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। देखिए, और क्या किया था उन्होंने? दलितों और महिलाओं के लिए संघर्ष किया था। क्या किया था उन्होंने? यहाँ देखिए, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें शिक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रयास किए। अब देखिए, गुलामगिरी एक पुस्तक का नाम है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलामगिरी की रचना किसने की थी? तो गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है? गुलामी के बारे में बात किया गया है कि गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की निंदा की गई है। क्या की गई है? जाति व्यवस्था की निंदा की गई है। और ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था की निंदा की और उत्पीड़ित समुदायों की मुक्ति की वकालत की। गुलामगिरी में इसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। कब की थी? 1873 में। ज्योतिबा फुले ने कौन कौन से कार्य किए? तो सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और दलितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए। और उनमें से क्या क्या था? तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, सत्यशोधक समाज की स्थापना और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना शामिल था। तो ये सब एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन था कि ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय कब खोला था? तो 1848 में खोला था। और कहाँ खोला था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुणे में खोला था, जो देश का पहला बालिका विद्यालय था, यानी कि पहला गर्ल्स स्कूल था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 45, जिसमें कि जो कि बाल शिक्षा के संबंध में है। ठीक है, उसको निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संशोधित किया गया था, अनुच्छेद 45। देखिए, अनुच्छेद 45 जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, जो कि डीपीएसपी के तहत आता है, जो कि डीपीएसपी है, जिसमें यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको संशोधित कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन में इसको संशोधित किया गया और इसको 21A में, आर्टिकल 21A में इसको लाया गया, यानी कि ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। और इसमें क्या दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक जो भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य जो है, उस किसी भी राज्य में जो 14 वर्ष की से कम आयु तक जो भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और अभी ये कब कहाँ है, अनुच्छेद 21A में, जो शिक्षा का अधिकार यानी कि एक मौलिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ दिन 2-3 दिन पहले हम लोग इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो देखिए ऑप्शन इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, वो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 2 फिगर दिख रहा होगा, 2 फोटो दिख रहा होगा, हमारे भारत का मानचित्र है। इसमें देखिए ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, जो ये रेड कलर में है आपको दिख रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और इसके बगल में देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, ठीक है, ये जो नर्मदा नदी देख रहे हैं आप यहाँ से, ये नर्मदा नदी क्या है, इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। देखिए नर्मदा नदी जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो अनूपपुर। और ये किस पठार से निकलती है, तो अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। देखिए जो बहुत सारी नदी क्या है पूरब की ओर बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर, और बहुत सारी नदी क्या है वो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ठीक है, अरब अरब सागर में। ठीक है, यानी कि अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर नहीं है, यहाँ पे इधर। ठीक है, इधर है अरब सागर। ठीक है, जितने भी प्रायद्वीपीय नदी हैं तो उनमें से बहुत सारी नदी ऐसी हैं जो कि अरब सागर में गिरती है, और बहुत सारी नदी ऐसी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो नर्मदा नदी है वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो नर्मदा नदी है यहाँ पे देखिए अमरकंटक पठार से निकली और यहाँ से मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से ये पश्चिम की ओर बहते हुए यहाँ से वह अरब सागर में जाके मिल जाती है। और ठीक है, और ये देखिए किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नर्मदा नदी है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चुंबकन यानी कि मैग्नेटाइजेशन का मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है। हम्म, देखिए चुंबकन यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए टेस्ला जो होता है, टेस्ला है, फिर वेबर पर मीटर है और वेबर है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए टेस्ला जो है, टेस्ला और वेबर पर मीटर दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए ना ये टेस्ला है यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि तीव्रता, और या फिर उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इस घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का मात्रक है किसका, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और
चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, तो दोनों सेम ही चीज है और इसी का जो यूनिट है वो क्या है, टेस्ला है। और टेस्ला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर। ठीक है, इस तरह से देखिए अगला क्या है, वेबर प्रति मीटर, यानी कि वेबर पर मीटर या वेबर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो है चुंबकीय घनत्व फ्लक्स, यहाँ जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई है, उसे टेस्ला भी कहा जाता है। तो यही जो है वेबर पर मीटर, इसे ही टेस्ला कहा जाता है। अब देखिए वेबर क्या है, वेबर के बारे में भी देख लेते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे, जिसको कि देखिए वेबर जो है डब्ल्यू, उसको वेबर को हम लोग WB से डिनोट करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।